सो ये आनंदते सर है और निकम निकम मैडम मैडम प्लीज हो आनंदते मध्ये या करतो चेअर सर चेअर ये जमीन बनती गई, ये आसमां बनता गया, मैं कदम रखता गया और ये जगह बनता गया। सर, आपने शास्त्रीय संगीत में बड़ा नाम रोशन किया। भारत सरकार ने आपका काम देखकर आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। आज हमारा सुदामवाड़ी जिला परिषद स्कूल का सौभाग्य है कि हमारे जो विद्यालय के छात्र हैं आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एक छोटी सी मुलाकात आपसे करना चाहते हैं। तो हमारा परम भाग्य है कि एक पद्मश्री विजेता हमारे इस छोटे से गांव में, छोटी सी स्कूल में आज हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, आज हम आपका हमारे स्कूल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हार्टली वेलकम। बच्चों, आज हमारे साथ हैं हमारे भारत देश के मशहूर, लोकप्रिय और पद्मश्री विजेते सम्माननीय किरणजी सेठ। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे सुदामवाड़ी स्कूल में आज इतनी बड़ी हस्ती यहाँ पे पधारी है, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम सर। सर, जब हमने सुना कि आप हमारे स्कूल में आने वाले हैं और हमने ये भी सुना कि आप पद्मश्री विजेता हैं, तो हमें बहुत सम्मान गौरवशाली लगा और हमने आपको यूट्यूब पर सर्च किया कि इतनी बड़ी हस्ती है, तो यह व्यक्तित्व क्या है, ये देखने के लिए हमने यूट्यूब पर सर्च किया। तो आपके बारे में जो जानकारी हमें मिली, तो हमें बहुत गौरव महसूस हुआ कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ आने वाली है। तो यह हमारा बहुत बड़ा परम भाग्य है। बच्चों, हमारे सामने ये जो महान हस्ती बैठी हुई है, तो मैं उनका आपको एक संक्षिप्त में परिचय देना चाहती हूँ। तो आप सर, हमने आपके बारे में यह जानकारी प्राप्त की कि आपका जन्म 27 अप्रैल 1949 को हुआ और आपके माता पिता बहुत ही उच्च शिक्षित थे और बहुत ही संस्कारशील थे, और ऐसे संस्कारशील माता पिता के घर में जन्म लेना ये आपका बहुत परम भाग्य होगा। और आपका जो बचपन है वो भी बहुत अच्छे से परवरिश में गया होगा और आपने बचपन में जो शिक्षा भी प्राप्त की होगी वो भी बहुत संस्कारशील वातावरण में प्राप्त की होगी। आपने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग कंप्लीट की और इसके बाद आपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD भी पूरी की। इसके बाद आप दिल्ली में IIT का जॉब किया। IIT में आप दिल्ली में प्रोफेसर रहे और हमने आपके बारे में यह भी सुना है कि आप शास्त्रीय संगीत के बहुत बड़े जानकार हैं और ये भी सुना है कि भारतीय कला, संगीत, नृत्य, नाटक, योगा का प्रचार और प्रसार करने के लिए अपने स्पीक मैट के इस संस्था की स्थापना की है। तो आज हमारे बच्चे आपके और आपके कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक है और आपके आपके जो अभी तक का जो प्रवास है उसके बारे में वो कुछ प्रश्न पूछने की मनीषा रखते हैं। तो यदि आपकी परमिशन है तो हमारे बच्चे आपको कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, तो मैं श्रावणी को अनुरोध करती हूँ। नहीं,
प्रांजल को, हाँ प्रांजल को अनुरोध करती हूँ कि वो सर को प्रश्न पूछे। What is your name, sir? मेरा नाम किरण सेठ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछने के लिए आ रही है हाँ तनुजा। सर, आपका बचपन कैसा रहा? आपकी शिक्षा के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। मेरा बचपन तो बहुत अच्छा रहा। हाँ, मेरा बचपन हो गया ठीक। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा और मैं भी एक छोटी जगह में था, खड़गपुर। मेरे पिताजी ना पहले प्रोफेसर थे IIT, कोई भी IIT थे, वो मैथमेटिक्स के थे। तो IIT खड़गपुर में उन्होंने IIT खड़गपुर को स्थापित होने के लिए सहयोग किया और हम वहीं बड़े हुए। और बिल्कुल जंगल था और वहाँ मैंने टाइगर भी देखा, एलिफेंट भी देखा और कोबरा तो बहुत निकलते थे। तो बहुत अच्छा बचपन था, बहुत अच्छी यादें हैं। आपकी जैसे छोटी जगह थी और छोटी जगह में क्या होता है कि कोई शोर शराबा नहीं था, है ना। यहाँ शोर शराबा नहीं है ना, तो शांत वातावरण में हम बड़े हुए। सर का बचपन तो बहुत अच्छा गया, हमारे जैसे ही, हमारे सुदामावाड़ी गांव के जो बच्चे आप जी रहे ना, वैसा ही बिल्कुल वैसा ही वातावरण सर के बचपन का था। अब इसका अगला क्वेश्चन पूछने वाली है श्रावणी, वहीं पे खड़े रहकर पूछो बेटा। At first, nice to meet you, sir. What is your hobby, sir? Tell about something. मैं कोई हॉबी नहीं रखता हूँ। मैं हॉबी में बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ सीरियस एंडेवर में। कोई भी हॉबी नहीं होनी चाहिए। हॉबी मतलब कभी कर लिया कभी नहीं किया, वैसा नहीं, है ना। मुझे शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हर रोज प्रैक्टिस करता हूँ, एक दिन नहीं छोड़ता हूँ। तो अगर तुम्हें भी कुछ चीज़ हासिल करनी हो तो तुम्हें हर रोज करना पड़ेगा। एक दिन छूट गया तो 40 दिन पीछे। मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे पूर्वजों ने कही। अगर तुम मैथमेटिक्स में अच्छा करना चाहते हो ना, हर रोज किताब खोलना। मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैं टॉपर रह चुका हूँ, पर क्यों, हर रोज मुझे ये किसी ने सिखा दिया कि हर रोज किताब खोलनी है, बेशक 15 मिनट के लिए, पर एक दिन भी नहीं छूटना चाहिए। समझ आ गई बात। तो मेरी हॉबी तो नहीं है, पर मैं कहूँगा मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ अपने शास्त्रीय संगीत, और मुझे मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छा लगता है। दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, समझ आ गई। सर ये जो छात्रा खड़ी है ना, वो हमारे स्कूल की सबसे स्मार्ट छात्रा है। वेरी गुड। बहुत ही, वो मैथ में बहुत टैलेंट है। हाँ, सिद्धांत श्रावणी। तो मैथ्स में ना, मैथ्स याद रखना एक चीज सबके लिए। मैथ्स ना इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। सच बोल रहा हूँ। अगर मैथ्स तुमने पकड़ लिया, हर एक चीज में मैथ्स की जरूरत होती है। तो कोई भी इंजीनियरिंग में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, तो देखोगे फिजिक्स का भी बेस मैथमेटिक्स है। हर एक जो गहरा डिसिप्लिन है उसका बेस मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स अच्छी तरह करना। हाँ। इसके बाद शीतल अपना प्रश्न पूछना वही चाहती है। हाँ। सर, आपने इंजीनियर ही बनना क्यों पसंद किया? असल में क्या था ना कि हमें कोई ऑप्शन नहीं था। हम तुम्हारे जितने थे ना, तब हम तो बुद्धू थे, तुम तो बहुत स्मार्ट हो।
तो जो हमारे पिताजी कहते थे तुम्हें ये करना है, हम कर लेते थे। हमें तो कोई ये नहीं था। मेरे पिताजी मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये अगर इंजीनियरिंग करेगा तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा तुम्हें करना है, ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हें PhD करना, हमने कहा ठीक है। उस वक्त हमें इतनी वो सोचने के लिए इतना वो नहीं होता था जैसे आज है। आज आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है ना, बहुत सी चीज़ आप सोच सकते हो और बच्चे सोचते भी हैं, अच्छी बात भी है। परंतु जो तजुर्बा होता है सीनियर लोगों का, है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहें देखो तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो मैथमेटिक्स के लिए है, या वो इंजीनियरिंग के लिए है, वो मेडिसिन के लिए है, तो उसका भी आपको वेटेज देना पड़ेगा, है ना। तो हमने तो PhD तक मैंने जो मेरे पिताजी ने कहा मैंने किया, उसके बाद मैंने अपना जो कुछ करना, और बहुत अच्छा मुझे लगा। उन्होंने बहुत सोच समझ के मेरे लिए बनाया, ठीक है। इसके बाद सोनाली, आप खड़े रहिए और प्रश्न पूछिए। सर आप तो गणित के प्रोफेसर थे, तो फिर आप शास्त्रीय संगीत में कैसे आगे बढ़े? शास्त्रीय संगीत में कैसे आगे बढ़े? आगे कैसे बढ़े? आप या गणित उस के तरफ के प्रोफेसर, सवाल, हाँ गणित में रुचि रखते हो, हाँ, फिर भी आप शास्त्रीय संगीत से भी उतना लगाव रखते हो। दोनों का बहुत कला और गणित ये दो भिन्न क्षेत्र है, फिर भी आपके जीवन में बहुत जुड़ाव है। शास्त्रीय संगीत और मैथमेटिक्स में बहुत जुड़ाव है। कभी मत सोचना ये, मैं तुम्हें 1 घंटा उसके बारे में बता सकता हूँ, पता है। पर छोटी बात मैं बोलूँगा, देखो तुम देखो आइंस्टाइन को जानते हो? आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना। वो क्लासिकल वायलिन बजाया करते थे। अभी जो सबसे बड़ा वन ऑफ द टॉप मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, उसका नाम है प्रोफेसर मंजुल भार्गव। उनको फील्ड्स मेडल मिला है। वो सबसे हाईएस्ट प्राइज है मैथमेटिक्स में। वो कॉन्सर्ट प्लेइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है। वो कहते हैं जब मैं गणित में अपने नंबर थ्योरी में अटक जाता हूँ, मैं शास्त्रीय संगीत पे जाता हूँ। जब मैं शास्त्रीय संगीत पर अटक जाता हूँ, मैं अपने नंबर थ्योरी पे जाता हूँ। समझ आ गई बात? तो कहने का मतलब है उनमें दोनों में एक बहुत बहुत अच्छा संबंध है। ये मत कभी दोनों क्या है, दोनों में क्या कैरेक्टर है। एक नंबर 1 बहुत सूक्ष्म है, नंबर 2 बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट को एब्स्ट्रैक्ट समझते हो? नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे एग्जैक्टली हिंदी में, मराठी में? एब्स्ट्रैक्ट मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। संक्षिप्त, हाँ, संक्षिप्त जानकारी। नहीं, संक्षिप्त इज ब्रीफ, ब्रीफ, पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो जैसे जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जैसे हाँ सीधा सामने नहीं, अदृश्य, अदृश्य, इनविजिबल, इनविजिबल, हाँ इनविजिबल ही समझ लो, है ना। क्योंकि तो जो आपके मन को ट्रेन करता है, वो 2 चीजें हैं शास्त्रीय संगीत में। एक तो भक्ति तो है ही, बस जो आपने गाया जैसे, है ना, वो उस जब आप वर्ड्स यूज करते हो तो भक्ति आ जाती है ना, भक्ति से गाते हो। और भजन जो होते हैं वो भक्ति होती है, जो आपका अभंग गाते हो वो भक्ति है। परंतु खाली एक ऐसी चीज है हमारी शास्त्रीय संगीत, और जिसमें भक्ति भी है और ज्ञान भी है, दोनों चीज का वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। तो अगर क्या है, आप केवल भक्ति करोगे तो आजकल के ज़माने में आपको अगर इंजीनियर बनना हो या कोई अपने मन को ऐसे करना हो तो आपको ज्ञान भी लगाना होगा। इसलिए शास्त्रीय संगीत बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है।
मैथमेटिक्स में वही दोनों चीज़ें हैं उसमें। ये मत सोचना कि मैथमेटिक्स में बहुत भक्ति है। आप बोलोगे कैसे? पता है, एक आपने श्लोक सुना है, ओम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुना? वो कहते हैं कि ये जो है पूर्ण चीज है, उसको निकालने से भी वो पूर्ण रहता है, उसमें कुछ डालने से भी पूर्ण रहता है। समझ आया? तो हमारे जो मैथमेटिक्स में एक कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का। तुमने इन्फिनिटी के बारे में पढ़ा नहीं? पढ़ोगे, वो भी ऐसा ही है। उसको उससे कुछ भी निकालो वो इन्फिनिटी रहता है, उसके अंदर कुछ भी डालो इन्फिनिटी रहती है। इतने उदाहरण हैं जो हमारे जो गहरी सोच के मैथमेटिक्स में, ठीक है? जब तुम और थोड़ा उस पर गहराई में जाओगे तुम्हें पता चलेगा। बहुत अच्छा सर, आज आपने हमें संगीत और मैथ का कॉम्बिनेशन बताया। हम तो आज तक मैथ को मैथ ही समझते थे और शास्त्रीय संगीत ये बहुत ही मैथमेटिक्स अरिथमेटिक नहीं है। हाँ मैथमेटिक्स जो है अरिथमेटिक नहीं है। अरिथमेटिक तो पहला स्टेप है। जब तुम और जाते हो, जो है ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन तन्वी पूछने वाली है। तन्वी, What is Pigmenta, sir? Tell about something, please. पिग्मेंट का पूरा फॉर्म है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ। इसका क्या उद्देश्य है कि हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो दिया है बहुत गहरे सोच करके वो हम घुमाना नहीं चाहते। देखो आप लोग सब लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं, कितने अच्छे कंप्यूटर बना हैं, सारी कुछ जो पर विद्या होती है ना, जो अंदर की विद्या, अपर विद्या और पर विद्या, दो टाइप ऑफ विद्या है। जो बाहर की विद्या है ये सब बाहर की विद्या है, बहुत जरूरी है, पर जो अंदर की विद्या वो भी बहुत जरूरी है। जब उसमें बैलेंस होगा तब तुम अच्छे इंसान, फर्स्ट क्लास बनोगे। जब एक विद्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरी विद्या कम हो जाती है, तब गड़बड़ हो जाती है। समझ आए? अगर देखो क्या आजकल हो रहा है, हम लोग सब बाहर की विद्या देख रहे हैं और अंदर की विद्या नहीं देख रहे। अंदर की विद्या में क्या हो रहा है, हम लोग उसको बहुत क्या कहते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, आप उसकी समझ नहीं है। ज़्यादातर लोगों में समझ नहीं है, गहरी समझ कि अंदर की विद्या क्या है। माथा टेक लेते हैं मंदिर में जा करके, गणेश चतुर्थी निकाल लेते हैं, सब कुछ बहुत धूमधाम से, तो उसकी विद्या नहीं है। देखो मैंने एक गणेश चतुर्थी का प्रोसेशन देखा, उसमें ट्यूबलाइट लगे थे इतने गणेश जी के राउंड, और लोग डिस्को कर रहे थे उसके सामने इतनी जबरदस्त आवाज के साथ। मैं सोचा हूँ वो गणेश जी अपने फेस्टिवल के बारे में क्या सोचे हों। हाँ, ऐसे हो गया हमारे, हमें समझ नहीं है इसका क्या महत्व है। अगर वो हमें समझ में आ जाए और साथ साथ कंप्यूटर का समझ आ जाए, फर्स्ट क्लास में खराब से, ठीक है। सर ये स्पीक मैके का अर्थ तो हमें समझ में आया, पर जो आपने स्पीक मैके का जो लोगो है, हाँ, आपके आई कार्ड में अभी जो लोगो है, तो वो लोगो भी आपने सोच समझ कर कुछ तो भी उसका उद्देश्य होगा, तो उस लोगो का क्या उद्देश्य है? जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो हमें दिखाई देता है ना वो केवल 7% है, और ये 2 आंखों से दिखाई देता है, समझ आ रही? पर वो 93% को देखने के लिए तुम्हें एक और आंख चाहिए।
आँख खोलनी पड़ेगी, वो ये आँख। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है तुम्हारी वो अंदरूनी आँख को खोलने के लिए, जिससे आपको वो 93% का एक झलक आ जाए। अगर वो झलक आ गया तो फैंटास्टिक हो जाओ। और ये हो सकता है, ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है संस्कृति में। अगर हमें समझ हो, हम लोग समझ करके सोच विचार थोड़ा चिंतन मनन करके करेंगे तभी आएगा। ये हम लोग कहते हैं वो भगवान कर देगा। भगवान कैसे करेगा? भगवान आपको भगवान को मदद करनी होगी तभी भगवान कुछ करेगा। ऐसे नहीं कि जाकर के माथा टेक लिया मंदिर में और सब कुछ हो गया। नहीं, आपने गणेश चतुर्थी मना ली, हो गया? नहीं, आपको लगाना पड़ेगा अपना दम, तभी होगा। और दम क्या? और सोच विचार करो। सबसे बड़ी चीज है सोच विचार, चिंतन मनन और क्वेश्चनिंग। नचिकेता जो है ना, वो यमा को भी, यम जो लॉर्ड ऑफ डेथ को भी क्वेश्चन करता है, क्यों मैं मरता हूँ? तुम्हें वैसा होना है। कभी किसी चीज को वैसे नहीं लेना, पूछो। अगर कोई कहता है तुम्हें ये करना है, माथा टेकना, क्यों माथा टेकना है? क्यों आप पाँव छूते हैं? ये भी आप पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कर दिया। आपको बात समझ आई? पूछना है, समझ करके करो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर वैसे ही करोगे तो मैकेनिकल हो गया, है ना? सबने आके किया, ठीक है। पर अगर आपने सोच समझ करके कुछ किया तब आप बहुत ऊंचे तक जा सकोगे। यही हमारा उद्देश्य है। ये अंदरूनी आपका आइडिया ये है कि हम जो भी कुछ करें, जो दिखाई नहीं देता है, वो इस आँख से खोलने के। जो हमारे जो गुरुकुल होता था, क्या करते थे? बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। उसका उद्देश्य क्या था? उनको सिखाना कि कैसे सीखना है। उनको एक जो पर्दा है ना, ये जो छुपा रहा है, उसको एक झलक दिखा दो। उसके बाद वो ऑटो पायलट पे हो जाए। ये अगर अंदरूनी आँख खुल जाए तो क्या क्या नहीं कर सकता है। सर, आपने जो भारत यात्रा निकाली थी साइकिल पर, तो आपका ये निकलने के पीछे कुछ उद्देश्य होगा या? ठीक है, हाँ, सबको उद्देश्य है कि मैं बच्चों के साथ बात करूं, आपके साथ बात करूं, आपके साथ बात करूं। जो मुझे अनुभव हुआ है, क्योंकि हमें जब स्कूल में थे, हमें कभी ये आइडिया ही नहीं था। हमने जो कुछ सीखा है वो बाय फ्लूक, बाय चांस। मैं पूछता हूँ क्यों? सबसे बड़ी चीजें जो हमारे देश में हैं वो मैंने बाय फ्लूक सीखी हैं। क्यों? और सब चीजें मैंने सीखी अच्छी तरह, IIT में गया, यहाँ गया, सब कुछ अच्छी तरह सीखा। पर जो अंदरूनी चीजें, उसकी समझ, वो बाय फ्लूक मिली है। ये क्यों? हम क्यों नहीं बच्चों को बाय, इनकी बर्थ राइट है तो नो कि हमारे पूर्वजों ने क्या दिया। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आपको गर्मी लग रही हो तो पाश्चात्य कैसे सोचेगा और यहाँ क्या कैसे सोचे? पाश्चात्य लोग कहेगा तो गर्मी लग रही है तो ये मैं पंखा, मैं हवा हिला दूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैंने पंखा बना दिया। नहीं, अभी भी गर्मी लग रही है। तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस का इफेक्ट होता है। हमने एयर कंडीशनर बना दिया, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? पर हमारे पूर्वज कैसे सोचते? वो कहे तो वो बोलते कि मुझे गर्मी लग रही है। क्यों लग रही है? ये सराउंडिंग एयर गर्म है, वो मुझे छूता है, एक इम्पल्स भेजता है ब्रेन को, रिस्पॉन्सिव इम्पल्स मुझे गर्म फील करवाता है ना। अगर ये इम्पल्स रिस्पॉन्स चेन में तोड़ दूँ तो मैं कूल हो जाऊंगा। तो मैंने अपने बॉडी को एक लेबोरेटरी बनाया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत साइंटिफिकली माइंड में। ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, वो ट्राई किया। एक दिन मुझे पता चल गया। तो मैं कहूँगा प्रशांत मुझे आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। प्रशांत कह नहीं, तो हम MIT में चले जाएंगे, वहाँ रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग लैब में चले जाएंगे। क्योंकि दो केमिकल को जब आप मिलाते हो लैब लेबोरेटरी में तो उसका रंग बदलते हुए दिखता है सामने।
पर हमारे पूर्वजों ने 1000 केमिकल अंदर मिला दिए और उसको दिखाई नहीं देता, उसका रंग बदलते हुए अनुभव करना पड़ता है, और वो भी डिलेड रिस्पॉन्स के साथ। तो दो जगह मार खा गए, एक तो दिखता भी नहीं है और एक डिलेड रिस्पॉन्स है। आज के ज़माने में जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपको झट चाहिए झट, ये सारा विद्या लुप्त होती जा रही है। ये विद्या हम खाली सोचते जो दिखाई देता वही चीज़ है, वो चीज़। इसीलिए मैंने ये यात्रा ली है, इनसे बात करने के लिए। भाई हाँ, ये 7% ज़रूर इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखो, पर थोड़ा सा समय इसका भी देखो, कोशिश करो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जा करके माथा टेको मंदिर में या नहीं, वो नहीं। इसकी क्या सोच है? इस यात्रा से आप भारतीयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ जी, इस यात्रा से आप भारतीय लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने यही बताया, तो मैंने यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाहर भी देखो, परंतु केवल बाहर मत देखो बस। सर, आपने कहा कि मैंने अपने शरीर को ही लेबोरेटरीज बनाया, हाँ, पर आपका सबसे पहला जॉब न्यू जर्सी में बेल लेबोरेटरीज में था। और जो भारत के अभी जो युवा पीढ़ी है, जो बड़ा उच्च शिक्षित है, वो बाहर जाने का सोचते हैं, और आप बाहर से भारत में आए। हाँ, क्योंकि मुझे ये लगा, देखिए मैं वहाँ बेल लेबोरेटरीज में था, और बेल लेबोरेटरीज में 7 नोबेल लॉरिएट से हमारे सारे देश में एक भी नोबेल लॉरिएट नहीं बैठा। ये क्या बात है? तो मैंने भी चिंतन मनन किया, और मुझे लगा कि हाँ, हमारे देश में नोबेल लॉरिएट से कई गुने बड़े हुए हैं, पर हम उनको वो छापा नहीं दिया। ये तुकाराम कोई नोबेल लॉरिएट से कम है? शिरडी के साईं बाबा कोई कम है? पंडित भीमसेन जोशी कोई कम है? आपके स्टेट से मैं इतने लोगों का नाम ले सकता हूँ जो नोबेल लॉरिएट से क्या बिल्कुल ऐसे उच्च। तो उसको क्या है ना, मुझे भी ये लगा कि मुझे इसके बारे में जो इतनी कम आइडिया है, मुझे करना है, मुझे आकर के देखना है कि क्या चीज़ है जो हम अपने शिक्षा में मिस कर रहे हैं। और वो इसलिए मैं वापस आया, और साथ साथ मैंने कहा जो मुझे अनुभव हुआ वहाँ, वो भी मैं 2 स्टूडेंट्स को, तो दोनों तरफ साइड से मैंने ये वापस आने का निर्णय लिया। और एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ प्राउडली कि मुझे बगैर अप्लाई किए हुए मुझे IIT दिल्ली ने ऑफर भेजा। मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे एक चिट्ठी आई कि वुड यू लाइक टू ज्वाइन IIT। तो मैंने कहा फैकल्टी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। पहले 1 साल के लिए मैंने सोचा मैं आऊँगा और देखूँगा क्या होता है। तो उसमें जो खोज में, अपने खोज में मुझे लगा कि मुझे और खोज करना है। यहाँ तुम्हारे पास बच्चों क्या चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें मैं क्या बताऊँ। मैं तो हर एक दिन जब कुछ भी देखता हूँ, इतना और सीखता हूँ इसके बारे में, इतना गहरा समुद्र हमारे पास है। इसके आगे का सवाल अभिषेक पूछिएगा। सर, आपने कितने किलोमीटर की यात्रा तय कर ली और कितनी बाकी है? अभी करीब 8,000 किलोमीटर किया, 8,000 करीब। आप तो कन्याकुमारी बाकी नहीं है, बाकी मतलब मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, जहाँ ले जाता है चल जाता। अब मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, अब ऐसा नहीं है कि जो करना था वो कर लिया। आप कन्याकुमारी से फिर वापस आ रहे हैं क्या अभी? मैं अब जा रहा हूँ जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में के यूनिट्स हैं। हाँ, जैसे हमारे प्रशांत जी ने अहमदाबाद में बहुत अच्छा वहाँ औरंगाबाद में किया, तो मैं औरंगाबाद आ रहा हूँ, सही बात मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ से नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर में हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है। वहाँ से रायपुर जा रहा हूँ कि वहाँ अच्छा ग्रुप है। रायपुर में देखूँगा मैं आगे कहाँ जाऊँगा मुझे नहीं पता। अब तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अगला सवाल ऋषिकेश। हाँ, ऋषिकेश में नहीं, भक्ति, अगला सवाल पूछो।
शिक्षा प्रणाली के बारे में आपकी क्या राय है? अधूरी है, अधूरी है, बहुत अच्छी पर अधूरी। और जो नया एनईपी 2020 आ रहा उसमें है बहुत अच्छे नया चीज़ें लाए हैं, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ये एनईपी में जो लाए हैं बहुत अच्छी चीज़ है। क्या क्या होना चाहिए हमारी शिक्षा प्रणाली में और क्या बदलाव होने चाहिए? नहीं, क्या ये होना चाहिए बदलाव, ये होना चाहिए जो हमने 47 साल हम कर रहे हैं वही तो कर रहे हैं। जो हमें लगा शिक्षा प्रणाली में जो कमियां हैं वो हम लाने की कोशिश कर रहे थे, और वो अब एनईपी में जा करके वही उसको छापा दिया, इन द सेंस कि हमें पहले तो एक स्ट्रेट जैकेट नहीं होना है, खाली ये हमें इंजीनियरिंग करना तो इंजीनियरिंग का बस इंजीनियरिंग। यहाँ देखो स्टीव जॉब्स, ये लिखा है ना स्टीव जॉब्स, ये स्टीव जॉब्स ने एप्पल सेटअप किया ना, ये जब किसी को हायर करता था पता है क्या करता था, ये पूछता था तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट्स में क्या है, कंप्यूटर साइंस में तो ठीक है, एप्पल में आपको पता है ना कितना उन्होंने किया है कंप्यूटर्स में, बहुत ज़बरदस्त काम किया है ना, पर पता है वो कैसे हायर करता था, वो पूछता था कि तुमने आर्ट्स में क्या किया है, और अगर आर्ट में कुछ होता नहीं हायर करता ऐसे था। क्योंकि एक जो है ना, मैंने जैसे बताया, एक परविद्या और अपरविद्या का बैलेंस होना चाहिए, तब आपको जाकर के आप सचमुच में क्रिएटिव होंगे। और मैं अभी इतना नहीं बोलना चाहता हूँ शास्त्रीय संगीत का, पर मैं खाली एक सेंटेंस बोलूँगा। एक सबसे बड़े कलाकार, वन ऑफ द टॉप मोस्ट म्यूजिशियंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिशियंस हमारे कंट्री के, उनका नाम था उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन जावेद। वो पता है क्या कहते थे, वो कहते थे ये गाना तो एक बहाना है। तो सुनिए सर, बहुत बड़ी बात है, अब तुम्हें अभी शायद समझ ना आए, एक दिन तुम्हें जरूर समझ आएगा, ठीक है। इसके आगे मनोज। सर आपके स्वप्न का भारत कैसा होना चाहिए? हाँ? सर आपके स्वप्न का भारत कैसा होना सपनों का सपने का भारत ये ऐसा होना चाहिए जो वो बच्चों को कोशिश करे वो 93% दिखाने का, केवल 7% ये है उसकी बात। ठीक है। सर एक अंतिम सवाल, हाँ, आप उस जमाने में आईआईटी खड़गपुर प्रोफेसर के लड़के थे, आप भी खुद आईआईटी के स्टूडेंट थे, आईआईटी में पढ़ाते हो, मतलब इंडिया में तो हाई क्लास फैमिली होती है, हाँ, फिर भी आपने महात्मा गांधी जी को चुना और सादिया रानी उच्च विचार, या आप सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये अपना रहे हो, तो आप वो कैसा अनुभव करते हो? देखिए कि दिखावे में क्या है जो है वो है। अगर मैं कितना भी अंदर और बाहर एक जैसा हूँ तो आपको दिखेगा कि मैं सच जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। सबको पता चल जाता है कौन आर्टिफिशियल है, कौन सही बात अपनी दिल की बात बोल रहा है। और आर्टिफिशियल तो क्या होना है, आप लगा लो जो कुछ भी, मुझे जाना है क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपल लिविंग तो महात्मा गांधी तो सच्ची में महात्मा थे, उनका जो सोच जो था बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल। अभी हम ये साइकिल यात्रा में आए हैं, सिंपल साइकिल, 3 जोड़े कपड़े का, और कुछ कभी लगा ही नहीं कि हमने कुछ मिस किया, गाड़ी भी नहीं मिस किया, कपड़े भी नहीं मिस किए, आपको दिखावा नहीं करना ऐसे जो है सो है, और बहुत अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लग आप देखोगे जब रियली आप बिल्कुल सिंपल होगे आपको अच्छा लगेगा, इसलिए हम सिंपल लिविंग कर रहे हैं, नॉट टू इम्प्रेस यू कि हम सिंपल हैं। हाँ, हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। सर आज तक आप कभी बीमार पड़े होंगे? हाँ, बीमार पड़े होंगे कहीं आज तक? हाँ, बहुत
बीमार भी पड़े हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं। पर एक बार जब तुमने, सब बच्चों को कह रहा हूँ, एक बार जब तुमने वचन दे दिया तो एक हमारा है प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, हम जब दबरा में थे तो मुझे डायसेंट्री हो गया, तो मैंने सोचा तो वापस जाना पड़ेगा दिल्ली। और मैंने कहा मैंने तो वायदा दिया कि मुझे कन्याकुमारी पहुँचना है, तो जो कुछ भी हो मुझे जाना है। तो टैबलेट लिए और बैठ गया साइकिल पे और चला। और देखो, अगर तुम हिम्मत करोगे, जब मैं सतपुरा रेंज के थ्रू जा रहा था, मेरे दाएं पाँव बिल्कुल खत्म हो गया, तो मैंने कहा अब तो नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा फिर मैंने कहा प्राण जाए पर वचन ना जाए। फिर 2 गोलियां खाई और बैठ गए साइकिल पे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं। 2 बार एक्सीडेंट भी हो गया, एक बार स्कूटर ने पीछे से मार दिया, सब कुछ टूट गया, उसको भी ठीक करना पड़ा। अब तो ऐसे डर लग गया कि अब जाएंगे नहीं, जाएं ना जाएं, तो वही आ गया प्राण जाए पर वचन आ गया। तो तुम्हें जब भी तुम कुछ करोगे, याद रखना, आजकल एक प्रॉब्लम हो गई है स्टूडेंट्स की, तुम लोग बहुत शार्प हो, बहुत ब्रिलियंट हो, परंतु बोल देते हो कुछ और करते नहीं। वो बात नहीं, बराबर वो नहीं करते। वो चलने पाते एक जो वर्ड का जो बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। वो बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत सुंदर बात कहते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो कहते हैं बंदे या बंदी की पहचान है उसकी जबान। अब अंतिम सवाल है ओ पूछने वाला है। आपका हमें हमारे स्कूल के बच्चों के लिए क्या संदेश है? संदेश है कि देखो, परिश्रम तो करना है, पर सोच समझ करके, क्वेश्चनिंग। नचिकेता पता है वैसे करना, पूछना क्यों करते हैं हम, ये क्यों करते हैं, उनका जवाब आपको निकालना है। हर एक चीज में केवल जो कुछ कहते हैं वो करना नहीं, सोच समझ के हमेशा पूछना है, अच्छी तरह पूछना है। ये नहीं कि हमें सब कुछ पता है, वैसे नहीं, पर ऐसे पूछना है मुझे समझ नहीं आई क्या बात है, क्यों। डरो मत पूछने के लिए, है ना। जब आप पाँव भी छूते हो, पूछो क्यों पाँव छूते हैं, ये भी पूछना है। ऐसे नहीं पाँव छूना, अगर नहीं समझ आए तो मत छू। मैं कहता हूँ पहले समझ करके तब छू, समझ आए। देखिए छात्रों, आज हमें सर ने अपना इतना अच्छा वक्त हमें दिया, हमारे सब प्रश्नों के बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आए, इस तरीके से उन्होंने उसके जवाब भी दे दिए। इससे हमें बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन मिला है और इसके लिए हम सर के बहुत बहुत आभारी हैं। एक और रिक्वेस्ट है, इस कमरे में आपने बहुत अच्छे फोटोग्राफ डाले हैं, पर साथ साथ वैसे भी फोटोग्राफ डालने जिनने 93% देखा है, वो भी डालना इनके साथ साथ। ये है, these are all 7% people, very good। ये this is from Paravidya, which is very good। पर साथ साथ इसके we must also remind students कि देखो ये भी हैं और वो भी हैं, उसके साथ साथ कर देंगे सर। they are not they are excellent people, but they are in one domain। एक डोमेन में नहीं हमें जाना है, we should bring in broad domain। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त हमें दिया। सर आज हमारे स्कूल के एक टीचर सूर्यवंशी सर, वो आज लीव पे जाने वाले थे क्योंकि उनके लड़के का बर्थडे, पर उनको पता चला कि आप आ रहे हो, तो वो चाहते थे कि आपके हाथ से स्कूली बच्चों को कुछ तो भी बांटा जाए उनके बच्चे के जन्मदिन पर बाहर बारिश आने के कारण अभी ये कार्यक्रम अंदर लेते हैं, सभी बच्चों को देना था, पर अभी जो है उनको प्रातिनिधिक रूप से हम देते हैं।
I'm bad at it. Okay, sir. Okay, sir. We'll do that on that place. C.V. Raman. These are very good, but they are applied people. Okay. Theoretical people must be, always children should be aspire. If one Einstein, what he did 100 years ago, he postulated gravitational waves. In 2017, 3 physicists got the Nobel Prize for Physics